वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए और बचाए रखने की ताकतें इस देश में बेहिसाब हैं और आबाद हैं। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका अर्ध सत्य में स्वागत करता हूं। मैं अभी आगरा के एक गांव में खड़ा हूं और इस गांव का नाम है सांधन। यह गांव अपने आप में बेमिसाल है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हिंदू हो और उसकी दो औलादें हों, उसमें से एक हिंदू और एक मुसलमान हो, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम हो और उसकी दो औलादें हों, एक हिंदू और एक मुसलमान हो, आप एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते। लेकिन ऐसी कई मिसालें इस गांव में हैं। यहाँ जातियों के टोले नहीं हैं, यहाँ मज़हब के मोहल्ले नहीं हैं। यह गांव पूरे हिंदुस्तान के लिए अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। सांधन गांव के बारे में मैंने भी जब पहली बार सुना तो बड़ी हैरत हुई। मुझे लगा कि एक ही परिवार में अगर हिंदू और मुसलमान दोनों हैं तो उनसे मिला जाना चाहिए। एक ही चारदीवारी में अलग अलग धर्म के दो परिवार हैं तो उनसे बात जरूर की जानी चाहिए। अगर अमन का परचम यहाँ लहरा सकता है तो फिर देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। सूरज चढ़ने लगा था और 10,000 की आबादी वाले इस गांव में दोपहरी की सुस्ती और चुप्पी चारों ओर थी। चबूतरों, दालानों और दरवाजों पर बैठकें जमी हुई थीं। एक बारामदे में ताश का मजमा मुझे लगा हुआ दिखा तो मैं चला गया। ताश चल रही थी और मैंने बातचीत शुरू कर दी। भैया, दोपहरी में ताश आप लोग रोज खेलते हैं? रोज डेली ना, रोटी नहीं खाएंगे हम। कितने घंटे निकल जाते हैं ताश पे? शाम को जाता 5 बजे तक। 7 बजे सर कोई बनाए, लाइट उजड़ जाएगी। ये सब वैसे नहीं है। सुबह का खाना खाकर ताश शुरू हो जाता है। सवेरे रोटी ना खाई, सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक जे ठाड़े बैठे का जो कह रहे का नंबर आवे हमारा जे सोच रहे हो ना। शाम को कहाँ जाएंगे? घर पे। अच्छा, सुबह खेत से काम करके लौटे, फिर शाम को एक बार खेत में गए। बैठते हैं, हंसते बोलते हैं, उसके बाद फिर चले गए। दिन का जो खाली समय आपस में बैठ करके ऐसे अपना ताश खेल लेते हैं, गप मार लेते हैं। 2-4 घंटे। बुढ़े बुढ़िया कमा रहे हैं, छोरे ने का कमाई जल्दी बात नहीं है। इसी दौरान मुझे पता चला कि ये दोनों चचा भतीजा हैं, लेकिन एक हिंदू है और दूसरा मुसलमान। मेरा नाम लवकुश जादव है। ये मैं हिंदू हूँ और ये मेरा भतीजा है, ये मुसलमान है, मेरे भाई का लड़का है। हमारे आपस में कोई वो नहीं, एक साथ बैठ के खाते हैं। और इसका नाम शाहिद है और मेरा नाम लवकुश है। हमारे बीच में कोई मतलब वो नहीं, हम दोनों एक साथ बैठ के खाते हैं, पीते हैं। शायद घर आपस में ही है। हाँ जी, हमारे चचा हैं, ये हमारे परिवार में से ही हैं। हम कुछ पहले सब गांव ही मुसलमान था, आधा हिंदू हो गया, आधा मुसलमान है। तो इनके साथ आपका घर बटा हुआ है? हाँ, जमीन जायदाद जायदाद भी बटी हुई है। आपस में जो लेन देन भी आपस में है, चलता खाना है। पीना भी आपस में, शादी ब्याह और में जाते हैं। ये हमें ले जाते, हम इन्हें ले जाते, कोई परेशानी नहीं। मुझे बताया गया कि चचा भतीजा तो छोड़िए, आगे एक ऐसा घर है जिसमें एक भाई हिंदू है और दूसरा मुसलमान। मैं वहां पहुंच गया और देखा कि दोनों भाई खेती बाड़ी की बात कर रहे थे। एक भाई अखिल भारतीय राजपूत महासभा से जुड़ा हुआ है तो दूसरा घनघोर नमाजी है। ये हमारे भाई हैं, ये दूसरे मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन संबंध हमारे उतने ही, कोई दिक्कत नहीं। अगर घर में छोटा मोटा विवाद भी हो जाता है गांव में, तो हम अपने विवादों को घर बैठ के ही संभाल लेते हैं। एक बात बताइएगा, हिंदू परंपरा में, हिंदू परिवार भारत में जहाँ कहीं भी रहते हैं, जब कभी भी कोई आयोजन होता है, कोई संस्कार होता है, तो भाई को बुलाया जाता है। कहता है भाई जब तक भात नहीं खाता है, चावल नहीं खाता है, तब तक वो संस्कार और रस्म पूरी नहीं होती है। आपके ये भाई हैं, ये मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं,
आप अपने संस्कारों में उसमें बुलाते हैं आप इनको। बिल्कुल बात सही है कि जब अगर कोई त्योहार हो या कोई शादी का उत्सव हो तो उसमें जब तक हम अपने भाई को नहीं पूछेंगे, जब तक वो शायद उस प्रोग्राम को हम अधूरा समझते हैं। और अगर भाई हमारा किसी बात को लेकर नाराज़ भी हो तो और भी परिवार के लोग मिल के जाएंगे उनके घर से, उन्हें गोदी में भर के प्यार से हाथ जोड़ के उनको मना लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपके भाई हैं और ये क्षत्रिय महासभा से जुड़े हुए हैं, आप असरार भाई हैं। मान लीजिए कि आपके घर में शादी है, तो शादी में पहले आप इस गांव के दूसरे मुसलमान को बुलाना पसंद करते हैं या इनकी तरह के हिंदू भाई को? परिवार में, हमारे परिवार में करीब करीब 75% हिंदू धर्म को ही मानने वाले हैं। हम जो 25% मुस्लिम धर्म को मानते हैं और परिवार को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे कि हम अपने परिवार में अगर शादी संबंध हो, भले ही हमारे परिवार के लोग हिंदू हैं, उन्हें हम शादी संबंध में छेक नहीं सकते। उन्हें पहले बुलाएंगे और बाकी जो मुस्लिम हैं उनको हम बाद में बुलाएंगे। राजू और इशरार ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि एक बेहद पिछड़े और कम पढ़े लिखे इस गांव के लोगों से हमें क्या सीखना चाहिए। राजेंद्र सिंह का परिवार तो इस मामले में एक कदम आगे है। अगर नाम से मज़हब तय होता है तो आप ये बताइए कि ये शख्स जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनका नाम राजेंद्र सिंह है, इनका मज़हब क्या है? शायद आप ना बता पाएँ। राजेंद्र जी खुद बताएंगे। राजेंद्र जी, आपका मज़हब क्या है? मुसलमान। राजेंद्र सिंह मुसलमान कैसे हो गए? पहले से ही मुसलमान हैं हम, बाप से ही। बाप मुसलमान था, हम भी मुसलमान हैं। फिर आप राजेंद्र सिंह कैसे हो गए? हाँ, ये स्कूल के हिसाब से हो गए। स्कूल में पढ़ाई नारायण सिंह नाम लिख दिया बस। आपके और भाई भी हैं? हैं, और भाई भी हैं। कितने भाई आप हैं? एक तो मेरे से छोटा है, वो है हिंदू, का नाम है बलबीर सिंह। और मेरे से बड़ा है महेंद्र सिंह, उसका नाम दुर्ग सिंह, वो मुसलमान है। महेंद्र सिंह मुसलमान है, शौकत मुसलमान है, सबसे बड़ा है वो अचल सिंह, वो हिंदू है। आप 3 भाई मुसलमान हैं, 2 भाई, 4 भाई मुसलमान हैं, 2 भाई हिंदू हैं, कुल 6 भाई हैं। रहते आप साथ ही? साथ ही रहते। आप आपकी ईद अपनी मनाते हैं? हाँ, ईद बकरीद सब मनाते हैं। ईद बकरीद होली दिवाली सब चीज़ एक ही आंगन में? एक ही आंगन में। सभी भाई एक ही घर में रहते हैं? एक ही घर में रहते हैं। देवघर एक ही है, आंगन एक ही? आंगन एक ही है। ये एक मिसाल है और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में मेरे दिमाग में कोई ऐसा उदाहरण नहीं आता है जहाँ एक परिवार के भीतर एक भाई हिंदू हो, दूसरा भाई मुसलमान हो। एक ही मकान के भीतर एक ही आंगन में एक तरफ ईद मनती हो, दूसरी तरफ दिवाली। यह परिवार अनूठा है, लेकिन यह परिवार इस देश को कुछ कहता है। सुनने और समझने की ज़रूरत है। राजेंद्र सिंह के दरवाजे से मैं निकलने ही वाला था कि गांव के 3 और बच्चे अपनी कहानी लेकर बैठ गए। मेरे साथ इस गांव के 3 बच्चे हैं। यह तीसरी पीढ़ी है। मैं अगर पहली पीढ़ी कहूं यानी कि दादाजी, तो वो मुसलमान थे और यह तीसरी पीढ़ी हिंदू है। बीच की पीढ़ी में यह धर्मांतरण हुआ, यानी कि पिता मुसलमान से हिंदू बने और पोता आज की तारीख में हिंदू है। मेरा नाम रविंद्र जादव है और मेरे पिताजी श्री सुभाष सिंह, और मेरे जो दादाजी थे वो मुस्लिम थे, उनका नाम श्री सुल्तान सिंह था। मेरे पिताजी हिंदू हो गए और मेरे पिताजी की जो स्टडी हुई है वो एक मदरसे से हुई है जो कि कादियान पंजाब में है। हिंदुस्तान की तारीख में औरंगज़ेब ही एकमात्र ऐसा बादशाह रहा है जिसने हिंदुओं पर शरीयत लागू कर दिया। इस गांव को उसने फरमान सुनाया कि या तो आप गांव खाली कर दीजिए या फिर मुसलमान बन जाइए। औरंगज़ेब ने तख्त-ओ-ताज की खातिर अपने पिता शाहजहां को आगरे के लाल किले में कैद कर दिया और अपने भाई दारा शिकोह को फांसी दे दी। सत्ता की खातिर औरंगज़ेब ने अपने भाई की हत्या ज़रूर कर दी, लेकिन वो सियासत इस गांव के भाईचारे पर हावी नहीं हो सकी। मेरे पीछे ये खंडहर जैसी हवेली जो खड़ी पड़ी है वो इसी गांव के एक राजपूत पुरखे की है, जिनके वंशजों से इधर का पूरा गांव बसा हुआ है। ऐसी ही कहानी इस गांव में कई दूसरे हिस्सों में भी आप सुन सकते हैं। कहानियों और किस्सों का एक लंबा सिलसिला है सांधन गांव।
जबकि वेदों में जो है मोहम्मद साहब का नाम आया। अथर्ववेद में एक मंत्र है, इदम जना उपसृत नराशंस स्तविष्यते षष्ठी सहस्र नवति च आकौरम ऋषमेश दद्महे उष्ट्राच तत्स्य प्रमाणो बधुर्मंत्रो द्विदशः। इसका अर्थ ये है कि हे लोगों ध्यान से सुनो, नराशंस की स्तुति की जाएगी। उसको हम लगभग 60,090 यानी 60,000 से ज़्यादा दुश्मनों के बीच में भेजेंगे। उतनी उसका वाहन होगी और 12 निकाह या शादियां जो है अलग अलग टाइम पर जो है उनकी 12 बीवियां होंगी। वैसे उनकी जो है 4 से ज़्यादा बीवी एक टाइम पर कभी नहीं रहेंगी। तो ये नाम बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि उतनी सवारी थी मोहम्मद साहब की और 12 जो है बीवियों के नाम भी बाकायदा रिकॉर्डेड हैं। दूसरी बात यह है कि हज़रत मोहम्मद साहब ने एक उनकी हदीस है, उनके कथन को हदीस कहते हैं। आपकी एक हदीस है, काना फिल हिंद नबीजन असदुन लोन इसमहू काहिना, कि हे मुसलमानों सुनो, हिंद में एक नबी गुजरा है, उसका रंग सांवला था और उसका नाम कान्हा था। तो ये जो बातें हैं ये इसलिए होती हैं कि हिंदू मुस्लिम आगे चल कर के कभी जो है आपस में जो है लड़ाई झगड़ा धर्म के मामले बारे में न करें। कुल मिलाकर सांधन गांव अमन का एक पैगाम जरूर है, लेकिन मुसीबतों और दुश्वारियों का मारा हुआ भी है। यहाँ के लोगों के दिल दरिया जैसे भले हों, लेकिन जीवन रेत की तरह है। सांधन गांव एक मजबूत आवाज जरूर है। घर को सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि घर को बचाएं कैसे। मज़हब की इबादत में मुल्क की खैरियत अगर पहले हो तो अमन तय है। सांधन गांव इस देश में बेहतरीन मिसाल है और ऐसी मिसालों को मजबूती से खड़ा किया जाना चाहिए। ऐसी मिसालें देश में माहौल बदलेंगी और माहौल बदलेगा तो शहर से लेकर गाँव तक का मौसम भी बदलेगा और यह मौसम इस देश के, इस मुल्क के मायार को बदलेगा। कि एक ऐसे समाज को टटोलने हम यहाँ आए हैं जो हमारी और आपकी ज़िंदगी से अलहदा रहता है। एक ऐसा समाज जो ज़िल्लत और जलालत की ज़िंदगी ताउम्र झेलता है। आखिर उस समाज के अंदर होता क्या है, वो लोग रहते कैसे हैं, उनके दर्द, उनके सपने, उनकी खुशियाँ कैसी हैं। मैं उस समाज के भीतर बैठा हुआ हूँ जिसको हमारे और आपके समाज के भीतर ही मुनासिब जगह नहीं मिलती है। एक ऐसा समाज जो हमसे आपसे अलग है। एक ऐसा समाज जो हर वक्त लम्हा लम्हा दिन रात अपने हक की लड़ाई लड़ता है। एक ऐसा समाज जो हर वक्त ज़िल्लत और जलालत की ज़िंदगी जीता है। कभी आपने उस समाज के भीतर दाखिल होकर देखा है क्या? उनके दिन रात कैसे हैं, उनके सुख दुख कैसे हैं, वो सोचते क्या हैं, उनके सपने कैसे, उनके रिश्ते नाते कैसे, किस तरह की दुनिया बनाते हैं वो और किस तरह की दुनिया हमारी और आपकी बनाने की कोशिश करते हैं वो। अर्ध सत्य में आज चर्चा इसी बात है। खाना में ऐसा डाला जो कहने ले ले मेरी जान।
जिंदगी का सबसे बदरंग चेहरा, समाज की सबसे ज़्यादा दुत्कारी हुई जमात, कुदरत का सबसे दर्दनाक मजाक और इंसानी सपनों की जिंदा कब्रगाह किन्नर। इंदौर की एक गली के बीच खड़े मकान के भीतर मैं उन्हीं किन्नरों के बीच हूँ जो अक्सर खुशियों की डोर थामे हमारे आपके घर तक आ जाते हैं। कभी उन्होंने आपके बारे में पूछा? नहीं नहीं नहीं, कोई अता पता नहीं। आप कितने दिनों से यहाँ हैं? ये तो काफ़ी साल गुजर गए, जब बचपन से यहीं पे है। आप यहाँ कैसे आए? यहाँ कैसे आए, हमारे जो गुरु है उन्होंने हमें ले आया बचपन में ही, तो तब से यही है। होश संभालने के बाद आप यहाँ आ गई या होश? नहीं, साल भर की थी जब से दे गए थे। साल भर। माँ बाप ने आपको यहीं छोड़ दिया? जी हाँ। जब दिन निकलता है तो आम लोगों की तरह इनकी भी जिंदगी शुरू होती है। चाय पीने और नाश्ता करने के बाद ये लोग अपने इलाके में निकल जाते हैं और कोशिश करते हैं कि 2-3 बजे के आसपास लौट आएं ताकि दोपहर का खाना खा लें। समूचे देश में किन्नरों की जमातों ने अपने अपने इलाके बांट रखे हैं और आमतौर पर कोई किसी इलाके में दखल नहीं देता। वैसे यही जो मांग के लाते हैं, कोई के बेटा हुआ, कोई की शादी हुई, बधाई हुई, ये बधाई से अपना गुजारा चलाते हैं हम लोग। इस डेरे का इलाका कितना बड़ा है? इलाका है इस डेरे का आदि इंदौर है।
मतलब ये कि आधे इंदौर में किसी के घर बच्चा पैदा होता है, शादी होती है, गृह प्रवेश होता है या फिर दुकान का उद्घाटन होता है तो ये लोग बधाई देने और नेग लेने पहुंच जाते हैं। खुशी के पीछे हम आए हैं, खुशी आपके यहाँ आई तो हम आए हैं, खुशी नहीं होगी तो हम नहीं है। हम कोई ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण दुआ करे, पंडित दुआ करे, मरे मोटा मेले थाली मोटा। हम तो निर्बंसी है, किन्नर है, बगैर संग की गाय हैं। हमारा जन जीवन, हमारा रंग रूप आपकी दुआएं के लिए है। आप हमारा आदर नहीं करो, सम्मान नहीं करो, हमको धुतकारो। हम तो दुनिया से धुतकारे हुए हैं, ठुकराए हुए हैं। लोगों से मिलने वाले दर्द और दुत्कार को मैंने यहाँ बहुत महसूस किया। किस्मत और समाज दोनों की मार इतना बेहाल कर देती है कि यहाँ लौटने पर शायद आईना ही इन्हें इनकी पहचान दे पाता होगा। आया आप आया। हाँ, गुरुजी से बात कर रहा हूँ, है ना? मैं आपसे भी सुनूंगा गाना भी। सहूलत लेते हैं ना, सहूलत लेते हैं जी। हाँ बोलिए, आप क्या पनवाड़ी से। पान की शौकीन है आप? हाँ। कितना खाती हैं? दिन भर में हम खा जाते हैं 10-12 रुपए का पान। तो कौन सा वाला, सादा या जर्दा? नहीं, वो पान खाते हैं क्या नाम, देसी 120 300। कहने का पंजाब के हैं क्या? नहीं, मैं तो बिहार से। बिहार से कहाँ के हैं? बिहार में एक छोटा सा जिला है छपरा, वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ। कहाँ पे? मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन बिहार में कौन सी जगह है? छपरा जिला है मेरा। मैं भी बिहार में छपरा जिला की हूँ। कहाँ से? भगवान बाजार के। अच्छा, तो भगवान बाजार से 8 किलो दूर खैरा बाजार में है। अच्छा, खैरा, वहाँ से होगा 10-12 किलोमीटर। हाँ, 10 किलोमीटर है ना? बाजार खैरा। हाँ हाँ, 10। एक टेकरी सा है वहाँ। हाँ, अब बता रहे हैं ना सही। वादी तैयार करते हैं, मारपीट करवाते हैं, गोलीबारी चलवाते हैं, तो इससे कुछ नहीं होएगा। इससे हिंदुस्तान पीछे सन 71 में भी हुआ है। हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्या हुआ, पीछे हट गए। मैं इस सोच में आ गया कि जिन लोगों के बारे में समाज ओछा नज़रिया रखता है वो मुल्क के बारे में भी आम लोगों जैसी ही राय रखते हैं। जब कभी भी हम बीच बाजार में होते हैं, शहर में होते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे हमारे बीच में कोई किन्नर आ जाता है, देखने का नज़रिया बदल जाता है।
फप्तियाँ कसी जाने लगती हैं, ताने कसे जाने लगते हैं, माखौल सा उड़ाया जाने लगता है और उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा तकलीफदेह बात यही होती है। ये बच्चा मेरे पास अभी है और ये बेटा क्या है, ये बुढ़िया का बाल कहते हैं ना। फ़र्ज़ कर लीजिए यह एक मिठाई है जिसको बचपन से आप भी खाते होंगे और मैंने भी खाई है। बुढ़िया का बाल कहते हैं। उनकी नज़र में उनकी ज़िंदगी हमारे बीच बुढ़िया के बाल की तरह ही है। मौके मुहाल पर आए, नाचे गाए, चले गए, वजूद खत्म। हमारे और आपके बीच में किन्नरों की ज़िंदगी बस इतने भर की है। इस शहर में मैंने इन किन्नरों को स्कूटी चलाते देखा, घर का सामान लाने बाजार जाते देखा, स्मार्टफोन से लैस देखा, लेकिन चलते चलते इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं जहाँ आया वहाँ कभी ख़त्म ना होने वाला अंधेरा देखा। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, लेकिन ये उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यक्रम ने आपके ज़हन में कुछ सवाल छोड़े होंगे। जिस बात पर इंसान का कोई अख्तियार नहीं, जो ऊपर वाला तय करता है, उसके लिए इंसान ज़िंदगी भर ज़िल्लत और ज़लालत क्यों झेले? क्या हम और आप मिलकर इनको थोड़ी सी इज़्ज़त की ज़िंदगी दे सकते हैं? क्या समाज और सरकार इनके लिए थोड़े बेहतर इंतज़ाम कर सकती है? सोचना ज़रूरी है। अर्ज़ में आज इतना है। अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी बड़े सवाल, किसी बड़े मुद्दे के साथ, इसी वक्त, इसी जगह। तब तक के लिए नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।